Hey guys, this is Prerna Gangwal. Welcome back to Commercial Institute, and this is an exclusive channel for 11th and 12th commerce students. So let's start with our session. आज हमको पढ़ना है Introductory Macroeconomics. अभी देखो, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में माइक्रो पूरा पढ़ लिया है. चलो अभी माइक्रो और मैक्रो की भी हम बात नहीं करते हैं. तो अब अगर हम माइक्रो और मैक्रो को हटा दें कि ये तो बाद में डेवलप हुए, बाद में इवॉल्व हुए, सो एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स में हम करते क्या है, व्हाट डू वी डू इन इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स का अगर आपने मीनिंग समझा होगा 11th स्टैंडर्ड में प्रॉपरली, तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग हमने ये समझा था कि बेसिकली किसी भी पर्सन की या तो इंडिविजुअल लेवल पर या फिर सारे लोगों की मिलाकर एग्रीगेट लेवल पर हम फाइनेंशियल स्टडी करते हैं. अब ये क्या होता है, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टडी. फाइनेंशियल स्टडी का मतलब होता है कि एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है, एक इंडिविजुअल का भी होता है और एक कंट्री का एग्रीगेट लेवल पर भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है. इकोनॉमिक एस्पेक्ट मतलब क्या कि एक इंडिविजुअल, अब देखो हम क्या देखते हैं, एक इंडिविजुअल अपने वांट्स को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेस को किस तरीके से यूटिलाइज करता है. ये स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये स्टडी करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हमने ये सारी चीजें स्टडी करना स्टार्ट किया तो हमको ये समझ में आया कि जो रिसोर्सेस हैं जो ह्यूमन बीइंग की वांट्स को फुलफिल करने के लिए काम आते हैं, वो रिसोर्सेस हमेशा लिमिटेड होते हैं. मतलब कि वो अबंडेंस में हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि जितना हम चाहे उतना यूज कर सकते हैं. और जो ह्यूमन बीइंग की वांट्स हैं वो हमेशा अनलिमिटेड होती है. तो इन अनलिमिटेड वांट्स को मैक्सिमम लेवल तक सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन बीइंग को चॉइस मेकिंग करनी पड़ती है. चॉइस मेकिंग की नीड क्यों होती है, व्हाई, बिकॉज देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस. तो ये पॉइंट समझा आपको. तो हमने क्या किया, इंडिविजुअल्स को स्टडी किया, हमने ऑब्जर्व किया. बेसिकली इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन कहाँ से निकला, तो जो भी ऑथर्स ने इसका डेफिनेशन दिया तो उन्होंने उनके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा था उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया. तो ऑब्जर्व करके उन्होंने क्या देखा कि बेसिकली चॉइसेस तो बहुत सारी है. जैसे कि अब अगर हम आपकी भी बात करें तो यू मस्ट बी हैविंग लॉट मेनी चॉइसेस कि आपको एक स्मार्टफोन भी चाहिए, अच्छा शूज भी चाहिए, वॉच भी चाहिए, बुक्स भी चाहिए, बाइक भी चाहिए, एवरीथिंग यू वांट. बट आपका जो बजट है वो लिमिटेड है. आइदर पेरेंट्स ने सैंक्शन किया होगा लिमिटेड बजट, उसमें आपको अपनी चॉइसेस मैक्सिमम लेवल तक फुलफिल करनी है, या फिर आपकी पॉकेट मनी है जिसमें से आपको ये सब खरीदना है. तो जो भी है आपके पास लिमिटेशन क्या है, ये सब चीजें किससे खरीदी जा सकती है, बेसिकली ये आपकी वांट्स है. इनको आप फुलफिल कैसे कर सकते हैं, मनी से. ठीक है. अब ये है आपका रिसोर्स जिसको यूज करके आप अपनी वांट को फुलफिल कर सकते हैं. नाउ ऑलवेज यू विल हैव लिमिटेड रिसोर्स, यानी कि मनी लिमिटेड रहेगी. आपके पास उतना पैसा एज ऑफ नाउ किसी भी कंडीशन में मनी का जो अमाउंट है वो लिमिटेड ही रहेगा. आप इस मनी से जो वांट्स फुलफिल कर सकते हैं वो सारी नहीं कर सकते हैं, इनमें से कुछ ही वांट्स फुलफिल होंगी. तो ऑब्वियस सी बात है कि वी हैव स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स. तो अब आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि क्या लेकर काम चल जाएगा और क्या अभी सेक्रीफाइस किया, थोड़ा पोस्टपोन भी किया तो मैनेज हो जाएगा. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि नहीं यार वॉच तो एकदम इंपॉर्टेंट है, वो तो लेनी पड़ेगी. स्मार्टफोन तो अभी अभी लिया था तो इसको थोड़े टाइम बाद चेंज करेंगे तो भी चल जाएगा. और बुक्स तो हमारी एकदम लास्ट प्रायोरिटी में आती है कि पैसे बचे तो बुक्स खरीदेंगे, नहीं तो खरीदेंगे नहीं. तो ऐसे फिर आप क्या करने लगते हैं, अपनी चॉइस मेकिंग करने लगते हैं. तो दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज वांट्स, मतलब उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो मैक्सिमम लेवल तक ले जाने की कोशिश करता है. लिमिटेड रिसोर्सेज को वो इस तरीके से यूज करता है. तो ये स्टडी हो गई इंडिविजुअल लेवल पर. सेम स्टडी एग्रीगेट लेवल पर कंट्री में भी की जाती है. कंट्री के वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए प्रोडक्शन कितना हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना हुआ और हम क्या क्या आगे कर सकते हैं. तो ये कंट्री का इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया. Now you understood the meaning of economics. Basically we study the financial aspect or economic aspect of something. मनी से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो स्टडी है उसमें लोगों का बिहेवियर इंडिविजुअल लेवल पर और एग्रीगेट लेवल पर, ये हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में. तो अब क्या किया हमने, मैंने देखो यहाँ दो वर्ड्स यूज किए थे, इंडिविजुअल लेवल एंड एग्रीगेट लेवल. तो इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या करते हैं, बहुत डिटेल में माइन्यूटली माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं. तो हमने क्या किया, इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस ही बना दिए कि एक ब्रांच हो गया माइक्रो
जो हर एक चीज को इंडिविजुअल और पर्टिकुलर लेवल पर स्टडी करेगा, जैसे किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का बिहेवियर, इंडिविजुअल इंडस्ट्री का बिहेवियर। और दूसरा मैक्रो, जो हर एक चीज को एग्रीगेट लेवल पर स्टडी करेगा, जैसे कि ओवरऑल कंट्री लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल, सारे प्रोड्यूसर्स का मिलाकर क्या बिहेवियर है, कंट्री लेवल पर इन्वेस्टमेंट्स कितने हुए, कंट्री लेवल पर सेविंग्स कितनी हुई। तो ये सारी चीजें एग्रीगेटेड मैनर में स्टडी की जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू द माइंड इज कि विच इज मोर इम्पोर्टेंट, क्या ज्यादा सही है? तो ज्यादा कुछ नहीं, इकोनॉमिक्स इन दोनों को मिलकर बनता है। तो अगर आपको माइक्रो आता है तब भी आपको इको का हाफ नॉलेज है, अगर आपको मैक्रो आता है तब भी आपको इको का हाफ नॉलेज है। ओवरऑल इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए माइक्रो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और मैक्रो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको माइक्रो और मैक्रो का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए 11th में आपको आधा पढ़ा दिया और 12th में अब आप ये बचा हुआ आधा पढ़ेंगे। अब देखो, माइक्रो और मैक्रो को हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सपोज इफ इन फ्यूचर आपको अपना घर बनाना है, एक बंगलो बनाना है, राइट? तो बंगलो बनाने के पहले हम क्या करते हैं, उसका एक मैप बनाते हैं कि बेसिकली इतने स्क्वायर फीट का प्लॉट रहेगा, इसमें हमको डबल स्टोरी बनाना है, इसका बाहर से लुक ऐसा आना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, इतने रूम्स होना चाहिए, बेडरूम होना चाहिए, किचन होना चाहिए, हर एक चीज का हम पूरा मैप बनाते हैं। और फिर वो मैप में हम, अब आजकल तो 3D में भी सब कुछ दिखने लगता है, तो हम विजुलाइज कर सकते हैं कि हमारा घर कैसा दिखेगा। तो ये हम पूरा एग्रीगेट लेवल पर पूरा घर देख रहे हैं कि आप बनने के बाद ये एक्चुअली हमारा घर कैसा दिखेगा। ये हो गया आपका मैक्रो स्टडी, कि आपने एग्रीगेटेड लेवल पर दूर से देखा कि पूरा घर बनने के बाद कैसा दिखेगा। और उसके बाद जब घर बनना शुरू हुआ तो आपने हर एक चीज में डिटेलिंग किया कि कौन सा मटेरियल आएगा, टाइल्स कौन सी लगेंगी, कहाँ पर कौन सा कलर होने वाला है, इंटीरियर कैसा होगा, हर एक चीज को, वॉशरूम्स में टैप्स कैसे लगेंगे, किचन का मॉड्यूलर सेक्शन कैसा होगा, हर एक चीज का कलर, एवरीथिंग यू आर डिसाइडिंग माइन्यूटली। ये हो गया आपके बंगलों का माइक्रोस्कोपिक स्टडी। अब आप खुद ही डिसाइड करो कि सिर्फ मैक्रो होता तो काम चल जाता क्या, या फिर सिर्फ माइक्रो होता तो काम चल जाता क्या। मैक्रो की अपनी जगह पर एक इंपॉर्टेंस है कि हमें एग्रीगेट लेवल पर पता तो चले कि दिखेगा कैसा, और माइक्रो की अपनी एक इंपॉर्टेंस है कि हर एक चीज में हम जो क्वालिटी चाहते हैं, जो फाइन ट्यूनिंग चाहते हैं, वो हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमने हर एक चीज को इंडिविजुअल पर्टिकुलर लेवल पर फोकस करके स्टडी किया, और यहाँ पर हमने हर एक चीज को एग्रीगेट लेवल पर ब्रॉड वे में स्टडी किया। So both are important. I hope the point is clear to you all. तो दिस इज माइक्रो एंड मैक्रो। तो अब हमको बेसिकली पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो कुछ बातें जो आपकी बुक की फॉर्मेलिटी में लिखी हुई है वो हम लोग देख लेते हैं कि ये मैक्रो वर्ड आया कहाँ से। तो मैक्रो एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड क्या है, मैक्रोस, और वहीं से ये वर्ड मैक्रो डिराइव हुआ है। तो ये ग्रीक वर्ड मैक्रोस का मतलब क्या होता है, मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज, बड़ा। और इकोनॉमिक्स में हम मैक्रो वर्ड का मीनिंग क्या निकालते हैं, इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी को जब हम एक साथ स्टडी करते हैं, दैट स्टडी कम्स अंडर द पार्ट ऑफ, अंडर द ब्रांच ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ अगर हम कंपैरिजन करें माइक्रो एंड मैक्रो का, तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो माइक्रो और मैक्रो में होते हैं। मैं ऑलरेडी आपको पूरा लॉजिक समझा चुकी हूँ, अब सिर्फ आपकी बुक में जो लिखा है वो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो कंपैरिजन के पॉइंट्स में पहले आपको लिख देती हूँ, फिर एक एक करके वो हम पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहला कंपैरिजन हम कर सकते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बेसिस पर। दूसरा कंपैरिजन हम कर सकते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स के बेसिस पर। तीसरा कंपैरिजन है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ये सिंपली आपकी बुक में जो लिखा है वो मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, इनको समझेंगे हम लॉजिक के साथ। फोर्थ कंपैरिजन है, सॉरी एक छूट गया, मैं वापस लिखती हूँ, जस्ट अ मिनट, एक पॉइंट छूट गया था। फर्स्ट कंपैरिजन इज बेसिस ऑफ स्टडी।
Second comparison is economic variables. Third comparison is economic agents. Then degree of aggregation. Then different sets of assumptions. Then central issue. Method of study. Thank you so much for watching my video, and if you liked it, please like, subscribe and share it. Thank you.